ओड टू द वेस्ट विंड ये पर्सी बेसी शैली की लिखी हुई पोएम है और जो कि 1819 में लिखी गई थी और 1920 में पब्लिश हुई थी। पोएट की बात अगर हम करें तो पीबी शैली, जो इनका पूरा नाम हमने आपको बता ही दिया, जिनका बॉर्न हुआ था 1792 में और डेथ हुई थी 1822 में। ये इंग्लिश के रोमांटिक पोएट थे। इनको आइडियलिज्म, इमेजिनेशन एंड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए जाना जाता है और इनका जो चेंज है वो सोसाइटी में इनकी जो बिलीव्स हैं पोइट्री की, वो चेंज लेके आई थी। कॉमन जो वर्क्स हैं इनके वो पोस्टथमस, अनबाउंड और स्काईलार्क और ओज़िमैंडियास हैं। इनकी बहुत यंग एज पे डेथ हो गई थी बोट एक्सीडेंट में, जिसमें इनकी बहुत अर्ली एज पे ही डेथ हो गई थी। तो ये पर्सी बिशेली शैली जो हैं, इनके बारे में आप इस चैप्टर में देखेंगे कि इन्होंने इस पूरी पोम में क्या बताया है, किस चीज़ के बारे में बताया। किसी एक चीज़ को दो तरीके से रिलेट किया है इन्होंने, जैसे विंड की अच्छी क्वालिटीज़ को भी बताया है और बुरी क्वालिटीज़ को भी बताया है कि जिस तरीके से हवा हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहीं वो खतरनाक रूप भी धारण कर सकती है। इस तरीके की इनकी पोम्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है, अभी हमने इसको बता दिया आपको कि पर्सी बिशेली जो है इनका मेजर वर्क क्या है। इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं और आइडियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। इमेजिनेशन बहुत अच्छी करते हैं अपनी पोएम्स में और इनके जो आइडियाज़ हैं वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ है, जो एक पूरी क्रांति ले आते थे। जो पढ़ता था उसके मन में बिल्कुल उल्लास हो जाता था, चेंज करने का मन करता था, बहुत सी चीज़ों को सोसाइटी में चेंज करने का उसका मन होने लगता था। ऐसी इनकी जो फीलिंग्स थी इनकी पोएम्स में, जो ये लिखते थे, लोगों को ये इतना जागरूक कर देते थे अपनी पोएम्स के थ्रू कि लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अगर इसकी बात करें पोएम की, तो ये जो है ये एड्रेस की जा रही है यहाँ पे वेस्ट विंड, यानी पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं वो सिंबल है चेंज का और इंस्पिरेशन का। और ये लिखी गई थी इटली में और शैली ने एक्सप्रेस किया है अपनी विश को, जो यूनाइटेड है नेचर की स्पिरिट के थ्रू, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हम नेचर के चीज़ों से कनेक्ट करके बोलते हैं। तो ये पोएम को उन्होंने 5 कैंटोज में डिवाइड किया है, 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है टोटली। तो मैं सेक्शन वाइज सेक्शन आपको आगे बताऊंगी भी कि हर सेक्शन में क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है वेस्ट विंड को एड्रेस की गई पोएम है पूरी तरीके से, जिसमें पावरफुल वेस्ट विंड के बारे में बताया गया है और उसको वेस्ट विंड को, जो पश्चिमी हवाएं हैं, उनको सिंबल ऑफ चेंज और इंस्पिरेशन के लिए इन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से हमारे इच्छाओं की चेंज कर देती हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं और उन हवाओं में अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, वो कब अच्छी होती हैं तो हमारे लिए क्या अच्छाई करती हैं, अगर उनका रुद्र रूप धारण हो जाता है तो वो हमारे लिए कितना नुकसान कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने 5 स्टैंजाज में इन्होंने इस पोएम को डिवाइड किया है, जिसको कि हम इंग्लिश में कैंटोज बोलते हैं। और ये कैंटोज एक एक करके आपको इसमें हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किस तरीके से कौन से कैंटोज में क्या है, यही आपको पढ़ना है स्लाइड्स में, यही इंपॉर्टेंट है। एकदम शॉर्टकट करके सब कुछ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हर चैप्टर की, हर लेसन की जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने कोशिश की है कि आपको स्लाइड्स के थ्रू दे दूँ। आपका टास्क ये है कि आप सबका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिए। आइदर आप बार बार इसको सुन लीजिए तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इस पोएम के अंदर क्या चीज़ है और हमें क्या लिखना है। इसमें आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको वेस्ट विंड के बारे में बहुत कुछ पता है और अगर आपको हवाओं के बारे में पता है तो वेस्ट की तरफ से विंड आने वाली के बारे में पता है, हिस्ट्री का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते समय इसमें नोट डाउन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी निखर के आएगी बाहर सामने सबके। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं जो स्ट्रक्चर है इसका, राइमिंग स्कीम है। ये टोटल 14 लाइंस की है और 14 लाइंस की पोएम को हम सोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। थीम्स की अगर हम बात करें, नेचर की पावर को बताया है इन्होंने, चेंज और रीबर्थ के बारे में बताया है। इंस्पिरेशन जो है इसकी, ये आइडिया है कि वेस्ट इस विंड जो है वो स्प्रेड करती है सीड्स को, और ये फ्रीडम और रिवॉल्यूशन के लिए भी इस पोएम को जाना जाता है कि किस तरीके से विंड सिंबल है पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल चेंज का इंसान के अंदर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए, नेचर्स की तरह, पावर ऑफ नेचर की तरह अगर देखें तो नेचर माइट एंड एनर्जी है हमारे लिए। अगर हम चेंज की बात करें तो डिस्ट्रक्शन का भी काम कर सकती है ये, और डिस्ट्रक्शन के बाद आफ्टर डिस्ट्रक्शन नया बर्थ जो होता है उसकी बात भी ये बता रही है विंड। इंस्पिरेशन से अगर हम इसको देखें तो ये विंड जैसे हवा जो है हर जगह बीज बो देती है अपने नएपन का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगर हम फ्रीडम और रिवॉल्यूशन के नज़रिए से देखें तो ये पावर है सिंबल का, पॉलिटिकल स्पिरिचुअल चेंजेस का, जो हमारे लाइफ में, हमारे हर एक इंसान की लाइफ में आता ही आता है।
कई राजनीतिक चेंज, स्पिरिचुअल चेंज हमारे बॉडी में आता है, तब जाके हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, हर चीज़ों को समझने लगते हैं। वो सारे चेंजेस जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे किसी न किसी एक नेचर की किसी भी एक एक्टिविटी को पकड़ के पोएट्स उसको अपनी पोएम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो इस पोएम में जो एक नेचर का जो टास्क है वो है विंड। वेस्ट विंड को इन्होंने माध्यम बना के हमारे लाइफ से रिलेट करके, नेचर से रिलेट करके, इंस्पिरेशन से रिलेट करके इस पोएम को बनाया है, जिसकी थीम्स इनमें से कोई भी हो सकती हैं। और आप इन सभी टॉपिक्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें आंसर्स अपने मेंशन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इन्हीं टॉपिक्स को अगर यूज़ करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा और आपके आंसर को कोई कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिलेट करेंगी चीज़ें, नेचर से रिलेटेड हो, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, और आइडियाज़ जो वेस्ट विंड स्प्रेड करती है सीड्स की उससे रिलेटेड हो, या पॉलिटिकल स्पिरिचुअल चेंजेस से रिलेटेड हो, वो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अपने आंसर्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को एज अ थीम लेके आप आंसर्स को मेंशन करके उसमें लिख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो ये पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड किस तरीके से किस चीज़ को शो कर रही है, किस चीज़ से क्या निकल के आता है आंसर, और कैसे वो चेंजेस लेके आती है, हमारे रीबर्थ कैसे होता है, जब हम टूट जाते हैं उसके बाद हम कैसे उभरते हैं, फिर हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आती है, हम कैसे अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। ये वेस्ट विंड हमको यही सिखाती है कि एकदम तूफान होने के बाद भी वो शांत होती है, और उस शांति के बाद एक पीसफुलनेस आती ज़रूर है हमारे जीवन में। हमेशा वो तूफान नहीं रह जाता है, वो थोड़े समय का तूफान होता है। अगर उस वक्त को हमने संभाल लिया, काम रहे, तो हम नेक्स्ट वाले जो आने वाली शांति के बाद जो पीस है, शांति है, उस तूफान के बाद वो महसूस कर पाएंगे। और हमारे जीवन में भी किस तरीके से बहुत समय ऐसे होता है जहाँ पे हमें अपना नेचर पावर जो है नेचर का उसको यूज़ करके अपने आप को कूल डाउन करना होता है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है, अपने दिमाग को शांत करना होता है, और हर चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए उसके तह तक जाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलेंगी। हर पोएम को अपनी लाइफ से रिलेट करिए, तब वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, तब वो अच्छी भी लगेगी आपको पढ़ने के लिए। अगर हम बात करें तो पोइटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुई हैं, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, सिमिली, मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी, इमेजरी और एजाइमेंट। एजाइमेंट मतलब होता है जिसमें लाइंस के बीच में कोई कॉमा, फुल स्टॉप, एरो ना लगे, कोई भी चीज़ ना लगे, कोई भी सिंबॉलिक हो ना लगे, सीधे सीधे डायरेक्टली दूसरी लाइन में जंप कर जाए, मतलब बिना कॉमा, बिना पॉज यूज़ किए एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते समय कोई कॉमा, सेमी कॉलन कुछ भी ना यूज़ हो, उसको बोलते हैं एंजाइमेंट। इमेजरी मतलब होता है जैसे लीव्स, क्लाउड, ओशियंस को इमेजिन करके लिखा गया है। एपोस्ट्रॉफी मतलब होता है डायरेक्ट एड्रेस किया गया है किसी एक चीज़ को, वहाँ पे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, जैसे यहाँ पे विंड को एड्रेस किया गया है। मेटाफर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। सिमिली में हम यही सेम चीज़ कंपेयर करते हैं यूजिंग लाइक और एज। एलिटरेशन जब जहाँ पे एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि विंड को इन्होंने इंसानों की क्वालिटी देख के उसको लिविंग फोर्स की तरह यहाँ पे शो किया है, इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है। अगर आपको इन सभी जितने भी पोएटिक डिवाइसेस दिए हैं इसमें से कोई भी दिक्कत आएगी तो आप आगे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको और डिटेल में बता सकते हैं आपको। ठीक है, अभी के लिए हमने आपको ये समझा दिया है कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं जो इसमें प्रॉम्प्टली दिख रही हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ हो रही हैं जितने भी आपके कोर्स में हैं, इनको समझ लीजिए। तो इनमें से आपको ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो आप हर पोएम में मेंशन कर सकते हैं, इनको रट लीजिए एक तरीके से। ज़्यादातर पोएम जो नेचर से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी रोमांस से रिलेटेड होती है, रोमांटिक पोएम्स होती हैं, उनमें ये चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इन सारी पोएम्स को याद कर लीजिए। इंजैबमेंट बस आपको देखना पड़ेगा, हर पोएम में शायद ना हो, लेकिन बाकी जो उसके अलावा जितनी भी इसमें दिए गए हैं पोएटिक डिवाइसेस, वो हर पोएम्स में जितनी पोएम आपके सेमेस्टर में हैं उन सब में यूज़ हुई है मोस्टली, इसलिए देख लीजिएगा इसको ज़रा सा। अब हम बात करते हैं कैंटो 1 में। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो विंड है नई लाइफ को, सीड्स को इधर उधर ले जाके मतलब लाइफ दे देती है। तो ये डेथ और रीबर्थ को सिम्बलाइज करती है, ये जो पहली लाइन्स है आपकी कैंटोज 1 में। तो जो पोएट है यहाँ पे वो एडमायर करता है डुअल रोल को, यानी कि विंड को एज अ डिस्ट्रॉयर भी बोलता है और एज अ प्रिजर्वर भी बोलता है, यानी कि हमें क्या करता है, हमें संरक्षण भी करता है, हमको जीवन दान भी देता है और हमें तबाही भी मचा देता है, यानी कि हमें मारने का भी काम करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जो विंड है वो डेड लीव्स यानी सिंबल
सिंबल ऑफ डिके है, और जो पोएट है वेस्ट विंड जो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग की बात की गई है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं इसमें। आप इसमें और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो आपको लग रही हो, विंड का एग्जांपल देके, या आप डेड लीव्स का एग्जांपल देके, और भी एग्जांपल्स अपनी तरफ से भी बना के इसमें इसके अलावा बता भी सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से एक पोएट इतनी गहराई तक जाके एक नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग बना के किस तरीके से अपने इमोशंस को व्यक्त करता है, किस तरीके से अपनी बातों को हमारे सामने तक रख रहा है कि हम उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट विंड ड्राइव्स हैं वो डेड लीव्स का काम कर रही हैं, जिसको हम सिंबल ऑफ डिके बोल रहे हैं। और जो वेस्ट विंड है, जो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग है, वहाँ पे पोएट ने वेस्ट विंग को ही, विंड्स को ही बुलाया है, जो ब्रेथ है हमारे ऑटम्स की। हमारी जो ऑटम सीजन स्टार्ट होता है वह वेस्ट की जब हवाएं आती हैं तभी स्टार्ट होता है। तो ये वहीं से स्टार्ट हुई और वहाँ से ये ली गई एक पोएम है। तो पोएट ने विंड को इसलिए एडमायर किया, इसलिए तारीफ़ की है विंड की। एडमायर मतलब होता है तारीफ़ करना, इसलिए तारीफ़ की है क्योंकि वो डुअल रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है। वो हमारी तबाही भी कर देता है और साथ में हमें बचाता भी है, हमें घर भी देता है, हमें तबाह भी करता है। हमें एक बार क्या कहते हैं, हमें तूफ़ानों से गुजारता है, लेकिन हमारे लिए अगर हवा नहीं रहेगी तो शायद हम सांस भी लेना दूभर हो जाए हमारे लिए। तो इस तरीके से इसमें पोएट ने लाइन में इस बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि पोएट जो है वेस्ट विंड को किस तरीके से ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग कहते हैं, और जो डेड लीव्स हैं उनको डाइंग भी बोलते हैं। दूसरे कैंटोज में बोला गया है कि विंड जो है वो मूव करती हैं किस तरह, स्टॉर्म से लेके क्लाउड्स तक, पूरे हवाओं की तरह बहती रहती है आसमान में। और जो क्लाउड्स हैं यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। जो बादल हैं वहाँ वो हमारे एंजल्स हैं, बारिश होती है, लाइटनिंग करते हैं। और सैली जो है वो कंपेयर कर रहे हैं विंड की पावर को, जो हर साल की जो ईयर्स की स्पिरिट्स, जो मतलब डेथ होती है सबकी, उस स्पिरिट से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि पावर इसी तरीके से समाप्त हो जाती है। घमंड जो हमारे पास है, हर चीज़ का गुमान है, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो ये विश करते हैं कि फ्री एज पावरफुल एज विंड, हमारी जो ख्वाहिशें हैं उनको भी ऐसे ही फ्री होना चाहिए जैसे हवाएं फ्री होके इधर से उधर बह रही हैं, बिना सोचे किसी भी तरफ जा सकती हैं, बिना डर के, बिना किसी सहम के, बिना शर्म के हर तरफ घूम रही हैं। उसी तरीके से हमारी इच्छाएं जो हैं उनको भी इसी तरीके से फ्री होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए जिस तरीके से विंड्स हैं। तो ये पोएम लिखने का एक तरीका है, आपको ये समझना है कि स्टैंजा वाइज एक माइंड मैप बनाइए कि किस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको लिख लेना है और समझ लेना है। आप एक बार समरी समझ जाएंगे पोएम की, तो जब पोएम आपको क्वेश्चंस आएंगे सामने से तो आप बता पाएंगे कि इसमें इन्होंने क्लाउड से भी कंपेयर किया है कि कैसे क्लाउड्स स्काई में इधर धुएं की तरह दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, और किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्लाउड्स जो होते हैं वो एंजल्स की तरह हैं, एंजल ऑफ लाइटनिंग एंड रेन, जो लाइटनिंग भी करते हैं, उजाला करते हैं आसमान में, और रेन भी देते हैं, जो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हमारे अर्थ पे बारिश नहीं होगी तो शायद हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो शायद जीवित नहीं रह पाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर नहीं होती, किस तरीके से यूनिटी चीज़ों में होती है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमारे अर्थ को। उन सब चीज़ों के बारे में इसमें पी.बी. शैली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भी नेचर की बात आ जाती है या किसी भी चीज़ की बात है, आप अपने वर्ड्स में आंसर्स को लिखने की आदत डालिए ताकि आप और अच्छे से आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकें। रटी रटाई बातें आप थोड़ी बहुत लिख पाएंगे, लेकिन अगर उन लाइंस को आप समझ के अपने जीवन से या दूसरों के जीवन से रिलेट करके लिखेंगे तो शायद आप बेहतर आंसर लिख पाएँ और शायद यूनिक आंसर लिख पाएँ, जिसकी वजह से आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आपका माइंड भी बहुत अच्छा वर्क करने लगेगा। आपका दोनों तरीके से मोटिवेशन भी अच्छा होगा, आपके नंबर भी अच्छे होंगे और आप चीज़ों को गहनता से समझ भी पाएंगे, और हो सकता है आप भी बहुत अच्छी पोएम क्रिएट करने के काबिल बन जाएं। छोटी छोटी चीज़ों से देखिए, विंड को इन्होंने एक अपना वो एपोस्ट्रॉफी माना, एक अपना मुद्दा माना, और विंड पे ही इन्होंने एक एक स्टैंजा में अलग अलग बातें लिख डालें। यही तो है पोएम कि उससे सीख दे दीजिए किसी को। अब तीसरी कैंटोज में इन्होंने बताया है कि जो विंड है वो स्टिर्स करती हैं मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियंस में भी जाती हैं, और वो सी जो है वो प्लांट्स ट्रेम्बल अंडर इट्स फोर्स, जो समुद्र का पानी, समुद्र के अंदर जो प्लांट्स हैं वो हिल जाते हैं एकदम उसकी फोर्स से, हवाओं के फोर्स से। तो यहाँ पे शैली ये दिखाना चाहते हैं नेचर्स की यूनिटी और वास्टनेस को, किस तरीके से हमारी प्रकृति में एक यूनिटी, एकता है, और कितना ब्रॉड है हर चीज़
कि कहाँ से कहाँ, आकाश से लेके समुद्र तक चीज़ों में एकता है और किस तरीके से सब एक दूसरे से अलग हैं एकदम, फिर भी उनमें एकता है। तो ये शो करता है नेचर्स के लिविंग और डिवाइन पावर को, कि किस तरीके की पावर भगवान ने बना रखी है, गॉड ने, यूनिवर्स ने बना रखी है कि हर चीज़ एक दूसरे से को रिलेट भी कर रही है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी एक दूसरे को रिलेट कर रही है। हवाएं अभी आसमान में थी, अब सीधे अब कहाँ पहुँच गई, समुद्रों में पहुँच गई, अटलांटिक ओशियंस में पहुँच गई, जितनी समुद्री चीज़ें हैं वहाँ पे पहुँच गई। और वहाँ पे भी जो प्लांट्स है वो उसकी हवाओं से ट्रेम्बल हो रहे हैं, घबरा रहे हैं पहले, लेकिन अगर ये हवाएं नहीं मिलेंगी तो फिर वो शायद जीवित भी ना रह पाए। तो इसलिए दोनों चीज़ों में देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी करने में और रीबर्थ भी करने में, दोनों ही चीज़ों में नेचर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पी.बी. शैली ने महसूस किया और शायद इसी तरीके से मोतियों की तरह अपनी पोएम्स में इसको पिरोया है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है, अब इन्हीं लोगों से ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई पोएम लिखनी हो तो हम कैसे छोटे से टॉपिक को उठा के उस पर कई चीज़ों का कोरिलेशन बना के आगे पोएम्स भी लिख सकते हैं। और सेम यही तरीका आपके आंसर्स लिखने में भी आएगा कि ये जो लाइनें आपकी हैं, 4-5 लाइनें आपकी जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनको किस तरीके से आप पिरो के आप इसको डिस्क्राइब करके बड़े बड़े फॉर्म में लिखेंगे आंसर्स को। जब आप लिखना सीखेंगे आंसर्स को, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना है। कितने एग्जाम्पल्स दे दीजिए, आप इतने एग्जाम्पल्स दे दीजिए कि सामने वालों को आपकी बात हर तरीके से समझ में आ जाए, सिर्फ एक ही पहलू पे नहीं, हर पहलू पे उदाहरण दे के आप अपनी पोएम्स को समझाइए, ताकि डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा आप कर सकिए। अब कैंटोस 4 की अगर हम बात करें तो जो पोएट है वो अपील करते हैं विंड को कि वो लिफ्ट करें उनकी जो वेव्स हैं उसको, लीफ को और क्लाउड को, यानी जितने एग्जाम्पल्स अभी दिए उन सबको ऊपर उठाएं। वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हैं, वो अपनी जीवन से थक चुकी हैं सारी चीज़ें, और वो विश करते हैं विंड से कि उनको स्ट्रेंथ दें, अपने जैसे ताकत दें, स्पिरिट दें, जिससे कि यहाँ पे इन्होंने सिंबलाइज़ किया है कि किस तरीके से विंड से इंस्पिरेशन करके वो दोबारा से रिन्यू हो जाएं, दोबारा से जीवंत हो जाएं। अभी तक वो डेड पड़ रही हैं, डर रही हैं, घबरा रही हैं, उनकी जो डर है, घबराहट है, उसको दूर करके विंड से रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट की लाइन में पोएट कि विंड आप इन सभी को, जैसे वेव्स जो हैं, तरंगे जो हैं, पत्तियां जो हैं, बादल जो है, इन सबको हिम्मत दें, ताकत दें, ताकि ये अपने जीवन के सभी कष्ट को झेल के आगे बढ़ सकें, इंस्पिरेशन का काम करें। अगर ये टूट चुके हैं, हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो ये अपने जीवन से ऊपर उठने की कोशिश करें, दोबारा से अपने आप को लाइव बनाने की कोशिश करें, जीवन को जीना सीखें। अगर कोई चीज़ गलत हो चुकी है लाइफ में, उससे उसी को लेके पकड़ के ना बैठे रहें, किस तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट करें। जैसे कि हवा है, अपने आप को टूटते हुए देखती है, उसके बाद फिर से अपने आप को शांत कर लेती है। वही क्वालिटी ये इंसानों में, विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंसानों में ही नहीं, इन वेव्स में, लीव्स में, क्लाउड्स में, सब में वो क्वालिटी भर दीजिए, जिससे कि ये वापस से ये क्या हो जाए, अपनी स्ट्रेंथ वापस ले आएँ, अपनी जो उनकी ताकत खो चुकी है वो वापस ले आएँ। और यहाँ पे जो पोएट हैं ये डिज़ायर करते हैं इंस्पिरेशन ऑफ रिन्यूअल की, यानी कि जो डेड हो गई हैं चीज़ें, जो शांत हो चुकी हैं, जो टूट चुका है, बिखर चुका है चीज़, उसको दोबारा से कैसे जोड़ना है, कैसे रिन्यू करना है, कैसे नए सिरे से शुरुआत करनी है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो इन पोएम्स में बहुत गहरी लाइन से अगर आप इसको समझिए तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जीवन का पूरा हिस्सा इन्होंने बता दिया, एक छोटी सी विंड को एग्जाम्पल देके, किस तरीके से हम टूटते हैं, बिखरते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, अपने जो हमने गोल बनाया था वो अचीव नहीं करते हैं तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं एकदम से। लेकिन फिर हमको विंड का एग्जांपल इन्होंने देके ये बताया कि फिर भी हमें उठना है, ऊपर उठना है, अपनी गलतियों को देखना है, उसको टिक अप मार्क करना है, उस पर वर्क करना है और फिर से बिना अपने काम पे लग जाना है। यही सीख हमको इनकी पोएम देती हैं। और ये इतनी छोटी उम्र में इन्होंने बहुत सी बातें लिखी, इनकी जितनी भी पोएम्स है उसमें सब में आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि हर बात में, हर लाइन्स में इन्होंने कहीं ना कहीं मोटिवेशन की बात की है, कैसे हार के टूटना है, कैसे उठना है, इस टूटने को, हार को भी कैसे एंजॉय करना है, अपने हार को, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया है। तो ज़्यादातर जो पोएट्स बनते हैं उनके अंदर ये इंस्पिरेशन होती है कि अपने सामने वाले को भी वो अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकें। तो इन पोएम्स में इतना सारा एक्सप्लेन करने का पर्पज़ यही है कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, आप आस पड़ोस में अपने देखिए उसको भी इसमें लिख सकते हैं, इससे रिलेट होना चाहिए बस।
अगर हम बात करें 5th लाइन में, तो शैली ने विंड से पूछा है, कहा है कि कैसे वो अपने तरीक़ों को बनाती है, वो चीज़ बताएं, उसको भी उसी तरीके से बना दें। और वो अपने वर्ड्स में ये बताते हैं, फैलाना चाहते हैं पूरे दुनिया में कि जो विंड है वो स्प्रेड करती है एशेज़ को और स्पार्क्स को, यानी कि जो एशेज़ बच जाते हैं उसको और अपनी चिंगारी को पूरे दुनिया में फैलाती है। और इस होप के साथ में ख़त्म करती है चीज़ों को कि अगर ठंडी आएगी तो स्प्रिंग भी उसके पीछे पीछे आएगा, जिसका मतलब है कि अगर बहुत कड़क ठंड आ गई है तो उसके पीछे फिर स्प्रिंग आएगा, दोबारा से नया अच्छा मौसम लौटेगा। इसी ये सिंबल है होप का, रीबर्थ का और रिवॉल्यूशन का। यानी कि अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो वो समय थोड़े समय का है, गुजर जाएगा और फिर अच्छा समय ज़रूर आएगा। इस होप के साथ में इस पोएम को पीबी शैली ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कोई चीज़ एंड होने के बाद कैसे रिन्यू होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई किसी ज़मीन पे कोई पेड़ सड़ जाता है या निकल जाता है, लेकिन अगर उसमें जड़ें उसकी मौजूद हों तो वो फिर से रिन्यू हो जाता है ना। इसी तरीके से इंसान की भी लाइफ है, अगर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं तो फिर से हम रिन्यू हो सकते हैं, अगर हमारे अंदर इंस्पिरेशन हो, पॉजिटिव इंस्पिरेशन होनी चाहिए उसके लिए। अगर हमारी लाइफ में अच्छा इंस्पिरेशन देने वाला कोई है, अच्छा इंसान हमारी लाइफ में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं और हम अपने गोल से भटकते कभी नहीं हैं, हम फिर से वापस अपने सही रास्ते पे ज़रूर चले आते हैं और जिसकी वजह से ही हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। और जो इंसान वहीं पे टूट के रुक जाता है, बिखर जाता है, या खरगोश की तरह अपने आप को घमंडी समझ लेता है कि मुझे तो बहुत आता है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान वहीं पे ठप पड़ जाता है, रुक जाता है। और जो इंसान को ये पता होता है कि हमें क्या करना, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, हमें रेगुलर डिसिप्लिन रखना है अपने आप में, वो इंसान ही हमेशा सक्सेसफुल होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर घमंड आ जाए कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैनर्स ना रहे, वो मैनर्स भी साथ में होने ज़रूरी हैं। अब हम कंक्लूज़न की बात करें तो जो ओड टू द वेस्ट विंड है, ये ब्लेंड करती है नेचर को, इमोशन को, इमेजिनेशन को, और ये प्रेयर है इंस्पिरेशन और चेंज के लिए, ये सिंबल है फ्रीडम, आर्ट और होप के लिए। इस पोएम से हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें हमें ये समझ में आया कि किस तरीके से आज़ादी कला है और होप है। हमारा डिस्ट्रक्शन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का वर्क करता है। जब हम डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई होप होती है, जिसको कि हमें समझने की ज़रूरत है कि ये डिस्ट्रक्शन हमारी लाइफ में क्यों आया है। हो सकता है वो डिस्ट्रक्शन आपके भले के लिए आया हो और उस डिस्ट्रक्शन के बाद आप बहुत कुछ अच्छा न्यू रीबिल्ड कर सकते हो। इसलिए ये पीबी शैली की पोएम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको समझिए और अपनी लैंग्वेज में इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। रटने की चीज़ें जितनी भी थी वो मैंने सारी स्लाइड्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिए। इसके अलावा रटने की कोई भी चीज़ नहीं है। आप बाकी सब चीज़ें अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आंसर को लिख सकते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जितनी भी बातें मैंने बोली हैं इसमें, उसको आप बार बार सुनिएगा। बार बार सुनने के बाद से आपको मेरी ये पोएम जो है ओड टू द वेस्ट विंड हमेशा के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी कि इसका ओवरऑल थीम क्या है इस पोएम का, और इसमें हर स्टैंजा में किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सबसे पहले किसकी बात की गई है, फिर किसकी और फिर किसकी। बस इतना ही समझना ज़रूरी है कि इसमें क्लाउड और वेव्स और लीव्स की बात की गई है। लीव्स को डेड बताया गया है, लेकिन डेड के बाद फिर से रीबर्थ होगा। क्लाउड्स को बताया गया है कि वो स्पार्कलिंग का काम करते हैं, रेनिंग का काम करते हैं, और उसके बाद इसमें सिर्फ लीव्स हो गया, क्लाउड्स हो गया, और एक और चीज़ है वेव्स किस तरीके से जाके ट्रेम्बल कर देती हैं प्लांट्स को, जो अंडरग्राउंड प्लांट्स हैं, यानी कि सी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको, तो ट्रेम्बल करने के बाद फिर रीबर्थ का काम करती है। तो इन तीनों ही चीज़ों को किस तरीके से रीबर्थ की नेसेसिटी होती है, कैसे रीबर्थ कर देती हैं, कौन कर देती है रीबर्थ, विंड कर देती है। जिस तरह से विंड से इंस्पिरेशन लेके हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से रीबर्थ की ज़रूरत होती है। जिस जिस पॉइंट पे हम कहीं डाउन हो रहे हैं या गिर रहे हैं, उस जगह पे किस तरीके से हमको रीबर्थ की रिक्वायरमेंट है, इस बारे में इस पोएम में बताया गया है। थैंक यू सो मच।